हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं बीमा पर हमारा खास मंथली शो इंश्योरेंस सेंट्रल। इस बार इंश्योरेंस सेंट्रल हम ऐसे समय पर कर रहे हैं जब इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। इसका मकसद एक ही है कि बीमा की पहुंच को बढ़ाया जा सके, लेकिन बहुत सारी अच्छी खबरों का असर आपकी जेब पर कैसा पड़ने वाला है? मैं तो यही कहूंगी कि खबरें अच्छी हैं लेकिन इनका असर उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम की कीमत को बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि आपका हेल्थ बीमा क्यों रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक कंज्यूमर सर्वे में ये बातें सामने आ रही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम लेने में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इन सब का जवाब आज हम आपको देंगे इंश्योरेंस सेंट्रल में। तो हमारा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा ये समझिए। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने बीमा कंपनियों से अपने बीमा से उम्र का दायरा बढ़ाने के लिए कहा। सभी आयु के लोगों को दे हेल्थ बीमा कवर। असर ये कि सीनियर सिटीजन्स को बीमा मिलेगा, लेकिन क्या ये सफर आसान होगा? हेल्थ बीमा कंपनियां क्यों कर रही हैं प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी? कितना महंगा हो सकता है आपका हेल्थ बीमा कवर इस साल? और नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए बीमा की कीमत बढ़ने की हो रही है तैयारी। लेकिन इन सब के बीच एक कंज्यूमर सर्वे बता रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम लेने में लोगों को आ रही है बहुत सारी दिक्कत। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए लेकर आते हैं इंश्योरेंस हेडलाइंस। हेल्थ बीमा का बढ़ने वाला है प्रीमियम। बीमा कंपनियों ने दिए 15% तक वृद्धि के संकेत। एक्सपर्ट्स ने कहा 25% तक महंगा हो सकता है बीमा। इरडा ने हाल ही में किए हैं नियमों में कुछ बदलाव। इसकी भरपाई के लिए प्रीमियम बढ़ा रही हैं बीमा कंपनियां। HDFC अर्गो ने बीमा धारकों को ईमेल से दी है सूचना। कहा रिन्यूअल पर 12.5% तक बढ़ सकता है प्रीमियम। हेल्थ बीमा पर टैक्स में मिलेगी राहत। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर घट सकता है टैक्स। 30,000 रुपए तक के प्रीमियम पर राहत देने की है तैयारी। जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव दे सकती है केंद्र सरकार। अभी हेल्थ बीमा प्रीमियम पर लगता है 18% जीएसटी। सरकार की जीएसटी घटाकर 12% करने की तैयारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा पहुंचाने का मकसद। अब आएगा ऑल इन वन बीमा प्रोडक्ट। एक ही पॉलिसी में मिलेगा सभी तरह का बीमा, लाइफ, हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी का बीमा। 1500 रुपए तक हो सकती है शुरुआती प्रीमियम। फ्लोटर पॉलिसी में सभी घर वालों को बीमा मिल पाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने संकेत दिए। हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ा रहा टेंशन। लोगों को क्लेम लेने में आ रही परेशानी। लोकल सर्कल के सर्वे में हुआ खुलासा। 43% लोगों ने कहा क्लेम सेटलमेंट में होती है दिक्कत। लंबा वक्त लगाती हैं बीमा कंपनियां, खारिज भी हो जाते हैं क्लेम। ICICI प्रू ने लॉन्च किया नया यूलिप। ICICI प्रू प्लैटिनम के नाम से उतारा है ये नया प्रोडक्ट। इस प्लान में फंड वैल्यू से जोड़ा गया है डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन। निजी जीवन बीमा कंपनी के प्लान से यूलिप सेगमेंट में बढ़ेगी हलचल। अभी तक पहले साल के प्रीमियम में से ही दिया जाता था मोटा कमीशन। अब इस पहल से लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने को मिलेगा प्रोत्साहन। और इंश्योरेंस सेंट्रल में आज मेरे साथ हैं खास मेहमान, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर मनोज कुमार पांडे जी, जिनसे आज हम बीमा की दुनिया में जो कुछ चल रहा है इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका मनी 9 में। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगी बीमा नियामक इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे सीनियर सिटीजन तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। तो इस खबर पर पहले नजर डालते हैं और फिर सर का ओपिनियन भी इसमें लेंगे। बीमा कंपनियों को अब अपने प्लान से एज की कैपिंग हटानी पड़ेगी। हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल कैपिंग कभी थी ही नहीं, लेकिन अगर आप हेल्थ प्लान्स को देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें होता था कि भाई आप ये प्लान जो है 65 साल के व्यक्ति के लिए ही बना है। अपर एज जो है वो 65 साल में होती थी। इन सब के बीच आपको ऐसे बीमा प्लान्स भी मिलते थे जो 65 साल से ज़्यादा के उम्र के व्यक्तियों के लिए थे, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इनका प्रीमियम जो है वो 40-50 हज़ार से नीचे का मिलेगा ही नहीं। लेकिन अब इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनियां 65 साल से ज़्यादा की आयु के लोगों को बीमा देने से मना नहीं कर सकती है। वो चाहे अपने मौजूदा प्रोडक्ट को मॉडिफाई करे
या सीनियर सिटीजन्स के लिए नए प्रोडक्ट लाएं, लेकिन सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बीमा के ऑप्शन देने होंगे इन कंपनियों को। मुझे लगता है एक अच्छी खबर है। सीनियर सिटीजन्स के अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें कितनी दिक्कत होती थी एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने में। वो राहत की सांस ले पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है इस खबर को जब मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पर बात करते हैं अपने मेहमान से। प्रोफेसर साहब, आपने सुना कि इरडा ने एक बड़ा ऐलान किया कि भाई आप एज की कोई कैपिंग नहीं रखेंगे। ऑफिशियली ये एज कैपिंग अभी भी नहीं थी, बीमा कंपनियों के इस तरह के प्लान्स थे, लेकिन अब इरडा ये उनको जब कह रहा है, तो ये पहल आपको क्या लग रहा है, बुजुर्गों के लिए बीमा की राह को आसान बनाएगा? थैंक यू प्रियंका जी कि आपने मुझे इनवाइट किया। सच्चाई ये है कि जब हम इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली यह एक कोऑपरेटिव एफर्ट होता है। समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सभी लोग कुछ कुछ प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम जरूर एज से रिलेटेड होता है। एक कॉर्पस इकट्ठा होता है, उस कॉर्पस में से जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है उनको क्लेम दिया जाता है। तो बेसिकली एक कोऑपरेटिव एफर्ट है, ठीक है, उसका कमर्शियल स्वरूप है, कॉर्पोरेट एंटिटी से डील होता है। देखिए, पहले जो नियम था उसमें यह था कि कोई भी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट लाती थी तो ये था कि उनको कम से कम 65 साल तक के उम्र के लोगों के लिए उस प्लान को ओपन रखना होता था। यानी जो एज बैंड था वो समझिए कि 0 से लेकर के 65 साल तक था। अब ये इतना अच्छा एक बैंड था, एज बैंड, जिसमें कि यंग आदमी भी आता था, मिडिल एज का भी आदमी आता था, सीनियर सिटीजन भी आता था, जिसको 65 पॉलिसी लेने का मैक्सिमम एज था। लेकिन जब आपने पॉलिसी ले ली तो उसको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करने का अधिकार पॉलिसी होल्डर को होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने ये कहा कि ये जो 65 वाली बात है मैं विड्रॉ कर रहा हूं। ये इनोवेशन के नाम पे किया गया है, इस उम्मीद से किया गया है कि अब इंश्योरेंस कंपनियां यंग लोगों के लिए एक अलग पॉलिसी ला सकती है, सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग पॉलिसी ला सकती है, चाहे तो वो 65 वाला रूल कंटिन्यू भी कर सकती है। लेकिन इसका जो रिपरकशन होगा वो बहुत सीरियस है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एज बैंड जब बढ़ा था तो यंग लोग भी आते थे, सीनियर लोग भी आते थे, और इंश्योरेंस में हमेशा ही क्रॉस सब्सिडाइजेशन का एक एलिमेंट होता है। यानी वहां ये उम्मीद की जाती है कि यंग लोग जो अभी यंग हैं, कम प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन उनके यहां से क्लेम आने की कोई संभावना बहुत ही कम होती है, वो लोग सब्सिडाइज करते थे जो अधिक उम्र के लोग होते थे। अब संभव है कि यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी केवल 20 से 35 या 40 साल के लोगों के लिए एक अलग पॉलिसी लाएगी। उसका प्रीमियम बहुत ही कम होगा और उससे लोग पॉलिसी को लेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका रिपरकशन ये है कि सीनियर सिटीजन की जो स्टैंड अलोन पॉलिसी होगी, मे बी 50 से 80 वाली, वो काफी महंगी हो जाएगी। और इंश्योरेंस में केवल पॉलिसी का होना ही जरूरी नहीं है, उसको एफोर्डेबल होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज थ्योरेटिकली तो आप किसी मरते हुए आदमी को भी लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन वहां तो प्रीमियम उतना ही होगा कि सम एश्योर्ड से ज्यादा हो जाएगा। तो जो एफोर्डेबिलिटी वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। और ऑलरेडी खबरें आ रही है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने प्रीमियम में 15 से 20% बढ़ाने का मन बना लिया। बढ़ाना उनको पड़ेगा, वो गलत नहीं कर रहे हैं। तो और बुजुर्गों के केस में अगर हम बात करें सर, तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अब पुरानी बीमारी का बोझ ज़्यादा रहता है, इसलिए प्रीमियम पर लोडिंग, यानी प्रीमियम महंगे उनके ऑलरेडी अभी जो मौजूदा प्लान है उसमें है। अब ये दोनों फैक्टर्स जब एक साथ काम करेंगे तो बुजुर्गों के लिए भले ही हम प्रोडक्ट देखेंगे, लेकिन वो उनकी पहुंच में होगा कि नहीं, ये सवालिया निशान अब बरकरार रहेगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनके पहुंच में होगा। मेरे ख्याल से थोड़ा ये और दिक्कत होने जा रहा है कि वो जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन वाली, एज सब्सिडाइजेशन वाली बात थी, वो खत्म हो जाएगी अगर हम बुजुर्गों के लिए एक अलग से पॉलिसी लेके आ रहे हैं। और जैसा कि आपने हेडलाइन में भी कहा, एचडीएफसी अर्गो ने ऑलरेडी कहा है कि हम 15 से 20% तक प्रीमियम बढ़ाएंगे। और सीनियर सिटीजन में रियली प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है, और एक सर्टेन एज के बाद, 65-70 के बाद, एक तो आपको जल्दी बीमा पॉलिसी मिलेगी नहीं, क्योंकि तब तक आपको 2-3 बीमारियां हो जाती हैं, जो खास करके जो लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां, और मिलेगी भी तो इतनी महंगे मिलेंगे कि इंश्योरेंस कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर 3 लाख के पॉलिसी के लिए अगर 1 लाख का प्रीमियम अगर चार्ज हो रहा हो तो दैट इज नॉट एन इंश्योरेंस। यस, राइट। लेकिन चलिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक प्रोडक्ट्स तो आएंगे, पर अफोर्डेबिलिटी मुझे लगता है वो नहीं रहेगी। तो फिर जो मकसद है इसको लाने के पीछे कि बीमा की पहुंच को बढ़ाया जाए, वो मकसद क्या पूरा होगा? ये सवाल
तो बच ही जाता है। बना लेकिन रहे। सीनियर सिटीजन्स के बीमा के अलावा रेगुलेशन में और भी जो बदलाव आए हैं, इन पर अब बात करते हैं। बीमा कंपनियां अभी तक क्या होती थी, पहले से मौजूद बीमारी यानी पीईडी को 4 साल के बाद कवर करती थी। इरडा ने पीईडी की ये मियाद घटा दी है, वेटिंग पीरियड अब 3 साल मैक्सिमम हो सकता है। इसी तरह एक बड़ा बदलाव मॉरेटोरियम पीरियड के समय अवधि को घटाना है, 8 साल से घटाकर इसे 5 साल कर दिया गया है। मॉरेटोरियम पीरियड वो समय है जिसमें अगर एक पॉलिसी होल्डर इसे क्रॉस कर लेता है तो उसके सारे क्लेम फिर कंपनी को मानने होते हैं, यानी 5 साल कंटिन्यूड पॉलिसी है और इसके बाद कंपनी उनके क्लेम को खारिज नहीं करेगी, सारे वेटिंग पीरियड समाप्त हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े रेगुलेशन में बदलाव के बाद अब बात हो रही है, जो अभी प्रोफेसर पांडे ने भी टच किया, कि बीमा कंपनियां कह रही हैं कि भाई अब प्रीमियम बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए ना, उनको अब क्या है, पीईडी जो है वो 3 साल के बाद उन्हें कवर करना होगा। मॉरेटोरियम पीरियड 8 साल हुआ करता था, जिसके बाद वो क्लेम जो है 8 साल में कंपनी चाहती तो ऑब्जेक्शन कर सकती थी। तो अब कंपनियों के ये संदेश भी आने लगे हैं कि भाई उनका प्रीमियम महंगा होने वाला है। तो इरडा के इस पूरी जो बदलाव की जो लहर है, इसमें बीमा प्रीमियम को तो आसमान में पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया प्रोफेसर पांडे। जो प्रीमियम जो बढ़ने वाली बात है, मेरे ख्याल से उसमें शायद हम बाद में आके, देखिए कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर उसमें जो फीचर्स अगर कस्टमर फ्रेंडली होंगे तो उसका एक कॉस्ट भी होता है। जब भी हम इंश्योरेंस की प्राइसिंग करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ बेनिफिट। तो अगर आप फैसिलिटी बढ़ा रहे हो तो प्रीमियम तो ज्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल साइंटिफिक वे है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जहां तक रही बात ये प्रीमियम के बढ़ने की, तो शायद हमारे जो इकोसिस्टम है हेल्थ मैनेजमेंट का, इंश्योरेंस तो उसका एक कंपोनेंट है, फाइनेंसिंग एस्पेक्ट है। शायद जरूरत है कि गवर्नमेंट, IRDAI, जो हॉस्पिटल के जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, जो कि लगभग 14 से 15% हर साल बढ़ता जा रहा है, उस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के समय का घटना 4 से 3 या मोरेटोरियम का 8 से 5, ये इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा एक्सपोजर देता है, रिस्क, इसका उनका रिस्क बढ़ाता है। जो बढ़ेगा तो वो प्रीमियम बढ़ाएंगे। सबसे जो जरूरी काम है शायद इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सिस्टम में कहूंगा, कि जो हॉस्पिटल के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है या वहां जो कोई रेगुलेशन नहीं है, एक ही तरह के ऑपरेशन का 4 हॉस्पिटल में 4 डिफरेंट कॉस्ट होते हैं, ठीक है, वो स्टार वाली बात होती है 5 स्टार हॉस्पिटल और 4, लेकिन फिर भी विद इन 5 स्टार भी 4 हॉस्पिटल के 4 अलग अलग रेट होता है। शायद वहां जरूरत है कि हम उस चीज को कंट्रोल करें, तभी ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो एक माहौल है, जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो सस्टेनेबल हो सकता है। अदरवाइज इस पूरे साइकिल में जो सबसे ज्यादा जो सफर करने वाला आदमी है वो एक इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर होता है, और उसमें भी चूंकि हम लोग वयस्क लोगों की बात कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा ही वल्नरेबल है। ओके, सो कॉस्ट आपको चुकानी पड़ेगी। सर ने 3 बातें कही। कॉस्ट रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल जो कीमत वसूल रहे हैं ना, उस पर सरकार को नज़र ले जाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है इस पर सरकार की नज़र है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार सबको चुनौती दी है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, जो रेट है आप उसको रैशनलाइज कीजिए, और इस पर बहुत लंबे समय से बहस चल रही है। तो जो कीमत वसूली जा रही है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। और 2 की रिस्क, दूसरी बात जो कही सर ने कि रिस्क बढ़ जाएगा कंपनियों का, जब वो सीनियर सिटीजन्स को देंगी, वो ज़्यादा हॉस्पिटल जाएंगे तो कंपनियां वो अपनी जेब से तो देंगी नहीं। और भाई तीसरी बात यह है कि आपके लिए वो फीचर बढ़ाएंगे तो उसकी भी कॉस्ट लेगी, तो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कितनी वृद्धि हो सकती है? क्या प्रोफेसर पांडे आप कुछ हमें एक आइडिया दे सकते हैं? आपको क्या लग रहा है कि 2024 में अब जब लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस आएंगे, रिन्यूअल का टाइम आएगा, तो उन्हें कितना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा अपनी जेब से, आपको लग रहा है? अभी किसी सर्वे की भी जिक्र हुआ था जिसमें कि लोगों ने कहा था कि पिछले साल उनके प्रीमियम 15% से लेकर के लगभग 60% तक बढ़े हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ब्रीफ कर दूं, जो इंश्योरेंस, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बढ़ता है वो 2 कारणों से बढ़ता है। प्रीमियम की जो रेटिंग होती है वो एज बैंड के बेसिस पे होती है, यानी 30 से लेकर के 35 साल के व्यक्ति का जो बेसिक प्रीमियम होता है वो सेम रखा जाता है। जैसे ही वो 35 से 36 साल का होगा तो एक अच्छा खासा जंप, मे भी 20-25% का जंप आ सकता है। तो एक तो वो फैक्टर होता है, तो वहां झटका लगता है ना कि कल तक मेरा प्रीमियम 20 था, अचानक बढ़ के अब 30 हो गया। दैट इज वन एस्पेक्ट।
सेकेंड एस्पेक्ट है कि ग्रुप ऑफ पॉलिसी में जो क्लेम एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस कंपनी का, उसके कारण वो प्रीमियम बढ़ रहा है, जिसको आप कह सकती है इन्फ्लेशन रिलेटेड। सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरा मानना है कि वो जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो मेडिकल इन्फ्लेशन वाली बात है, उस पे ज्यादा कारगर उपाय करने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि सरकार इस मामले में आगे बढ़ रही है, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में हॉस्पिटल के रेट तय किए गए हैं, और अभी हाल में ही नेशनल हेल्थ एक्सचेंज वाली एक सेटअप भी बन रहा है आयुष्मान भारत मिशन के अंदर में, जो कि एक क्रॉस हॉस्पिटल जो कॉस्ट स्ट्रक्चर उसको भी स्टडी कर रहा है। राइट। तो प्रीमियम तो बढ़ेंगे मैडम, केवल ये जो फैसिलिटी दी गई है, रिडक्शन इन वेटिंग टाइम किया गया, इसी से 15 से 20% प्रीमियम तो इससे बढ़ने की उम्मीद है। और फिर जिसका एज बैंड बदलेगा उसको तो और ज्यादा झटका लगेगा, ये तो हकीकत है। ठीक है, तो चलिए 15 से 20% तो कंपनियां ही अलग अलग प्लेटफॉर्म में उनके बयान आपको नज़र आएंगे कि वो बढ़ा सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज बैंड के मुताबिक भी, तो हेल्थ बीमा की महंगाई के लिए तैयार रहिए। अब बात करते हैं कि सब बात तो हमने कर ली कि बढ़ेगा प्रीमियम, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि घटेगा प्रीमियम। हेल्थ बीमा के बढ़ते प्रीमियम के बीच केंद्र सरकार ने हेल्थ बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का प्रस्ताव किया है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव है ये अभी। इससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस प्रीमियम पर जीएसटी दर 12% करने का सुझाव दिया था। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल का ही होगा। तो 18 से अगर 12 हो जाता है, और अभी हम कह रहे हैं ये प्रस्ताव है, तो आपको लग रहा है कि ये कदम, इसकी संभावना कितनी लग रही है प्रोफेसर पांडे? और ये कदम अगर होता है तो बीमा का प्रीमियम घटेगा ना? बिल्कुल घटेगा, और ये डिमांड बहुत पहले से है। और जिस देश में सरकार खुद लोगों के बेसिक हेल्थ केयर की जिम्मेवारी नहीं ले पा रही है, मेरा रेफरेंस उस संदर्भ में है कि हम जब स्कूल जाते थे तब केवल सरकारी अस्पताल ही हुआ करते थे। आज हालत है कि सरकारी अस्पताल की हालत ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम में 3 स्टेज होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव होता है, फिर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, फिर पैलेटिव होता है। तो प्रिवेंटिव पार्ट हो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज स्थिति में, ये एक हकीकत है। तो जीएसटी लगाना हेल्थ जैसे कंपल्सरी बोलते हैं ना, बहुत ही आवश्यक वस्तु है ये, इसके ऊपर जीएसटी लगाना, वो भी 18%, ये किसी को भी समझ में नहीं आता है। और इसकी डिमांड बहुत दिनों से चल रही है। और अगर ये 18 से 12 का प्रपोजल किया जा रहा है, और अगर ये होता है तो स्टेट में 5% पॉलिसियां तो प्रीमियम घट ही जाएगा ना, क्योंकि टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन यहां भी ये खबर आ रही है कि ये पूरा एब्सोल्यूट डिडक्शन वाली बात नहीं है। शायद जो प्रपोजल दिया गया है, जो कि अभी कॉन्फिडेंशियल है, वाले हम लोग चर्चा वाली बातें सुन रहे हैं, उसमें सर्टेन प्रीमियम तक का ही ये प्रपोजल है। जैसे मान लीजिए 25,000 तक के प्रीमियम के ही ये 18 से 12 घटेगा, 25 के ऊपर वालों के लिए नहीं घटेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन है या प्रस्तावना है वो उतना उचित नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पे तो एक क्रॉस बोर्ड प्रीमियम घटना चाहिए, और अगर जीएसटी घटेगा तो प्रीमियम घटेगा 5% के आसपास, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ बीमा का प्रीमियम बढ़ेगा, ये घटेगा, ये तो हमें अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी हेल्थ बीमा खरीदने वालों पर क्या बीत रही है, ये हम आपको बताते हैं। लोग हेल्थ इंश्योरेंस कवर इसलिए लेते हैं ताकि मुश्किल वक्त में काम आए और इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़े। लेकिन कंज्यूमर सर्वे करवाने वाली कंपनी लोकल सर्कल का ताज़ा सर्वे हमें बता रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों की टेंशन कम करने के बजाय बढ़ा रही है। सर्वे में शामिल 43% लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लेने में बहुत सारी दिक्कतें आई। 5% ने बताया कि भाई उनका क्लेम ही रिजेक्ट हो गया, और 15 से 17% ने बताया कि आंशिक भुगतान ही हुआ है। और जब इस सर्वे में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको कौन से हेल्थ इंश्योरेंस लेने में आई, तो 27% लोगों ने कहा हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेना सबसे मुश्किल रहा। मोटर बीमा में 9% लोगों ने कहा कि यहाँ पर मुश्किल आई, और होम इंश्योरेंस में केवल 3% लोगों ने कहा। लेकिन देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है नंबर 1 पर है, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोसेसिंग में किस तरह की परेशानी आई, तो क्लेम मिलने में लग रहा है लंबा वक्त। प्री एग्जिस्टिंग बीमारी यानी पुरानी बीमारियों का हवाला देकर क्लेम प्रोसेसिंग जो है वो लंबी खिंचती चली जाती है, और उसके बाद आंशिक क्लेम ही मिल पाता है, और क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। क्लेम लेने के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मरीज को घंटों वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है, और परिवार परेशान इधर उधर घूमता रहता है। 10 से 12 घंटे जो है डिस्चार्ज होने के बाद वहाँ पर बिताने पड़ रहे हैं। तो बीमा के
प्रीमियम की बढ़ने की बात हो रही है, बीमा के प्रोडक्ट में फीचर्स बढ़ा दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को अपना हेल्थ क्लेम मिलने में इतनी दिक्कत आ रही है। प्रोफेसर पांडे, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हेल्थ इंश्योरेंस क्यों रिजेक्ट हो जाता है और इससे बचने के लिए क्या करे एक पॉलिसी होल्डर? जब वो हेल्थ बीमा खरीदता है वो यही सोच के खरीदता है ना कि भाई कल को जब मुझे अस्पताल जाना होगा तो ये खर्चा जो है ये बीमा कंपनी करेंगी मेरा कवर। लेकिन होता क्या है, जब क्लेम लेने का टाइम आता है आप इंतजार करते रहते हैं। रिजेक्शन से कैसे कोई पॉलिसी होल्डर बचा सकता है? उसे अपने लेवल पर क्या करना चाहिए? अब इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये, जैसा कि आपने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर रिजेक्शन रेट या ट्रबल रेट 27% है, मोटर में कम है। हेल्थ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सबसे बड़ा जो जो दिक्कत का जो परसेप्शन वाली बात, परसेप्शन नहीं, रियलिटी है कि लोगों को दिक्कत होती है, वो इसलिए होता है कि जो बीमा का जो स्कोप है, पॉलिसी का जो स्कोप है, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो लिमिटेशंस हैं, ये कम्युनिकेशन एडवाइजर या कंपनी और कस्टमर के बीच में नहीं होता। कोई भी एजेंट आकर के ये नहीं बोलता है कि आपका रूम रेंट 5,000 का है और आपको 5,000 के ही रूम रेंट में रहना चाहिए। अगर आप 10,000 वाले रूम रेंट में रहेंगे तो आपके पूरे खर्च का सीधे 50% ही क्लेम मिलेगा। तो बहुत सारी जो टेक्निकलिटी है, वो जो मैं कहता हूँ संवाद नहीं हो पाता है। पॉलिसी बेचने वक्त अभिकर्ता हो या कोई भी हो, बैंक से भी पॉलिसियां बिकती हैं, सारे अच्छे अच्छे फीचर ही बताए जाते हैं, लिमिटेशंस नहीं बताए जाते हैं। वो लिमिटेशन तब होता है, तब सामने आता है जब क्लेम की बात आती है। तो फीचर्स का, कम्युनिकेशन का, अब सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है प्रियंका जी कि IRDAI ने खुद ही एक स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ पॉलिसी मार्केट में लाई थी, सरल बिल्कुल वर्डिंग सरल बीमा या क्या नाम था। हकीकत है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको बेचना नहीं चाहती, उसका आप प्रचार प्रसार तक आप नहीं सुनते। क्योंकि सबसे जरूरी है कि चीजों का सरलीकरण किया जाए, उसको सिंपल बनाया जाए, और IRDA ने इसमें स्टेप लिया है, कहा है कि आप वर्डिंग्स को सिंपल कीजिए। तो एक तो ये इशू है। मैं ये नहीं कहता कि जो क्लेम रिजेक्ट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी गलत करती है, वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी करती है, जो कि लोगों को मालूम नहीं होता है। तो डिसकनेक्ट वहां होता है। लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि इंटेंट की भी कमी है। कम से कम मैंने पिछले 3 सालों में 3 ऐसे केसेस देखे हैं जहां की इंश्योरेंस कंपनी ने लापरवाही दिखाई और छोटा सा कोई ऑब्जेक्शन डाल के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, और जब हम जैसे व्यक्ति ने एक स्ट्रॉन्ग मेल वापस भेजा इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो क्लेम अगले दिन क्लियर हो गई। तो यहाँ जो बात है, ये इंटेंट वाली बात भी शिकायतें मिल रही हैं, और ये एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल मैं इस चीज को सही नहीं मानता, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ही है जो इसका काम ही है क्लेम देना। तो अंडरस्टैंडिंग के कारण डिस्प्यूट हो चलेगा, लेकिन हम जानबूझ के क्लेम को रिजेक्ट कर दे इस उम्मीद में कि शायद ये आदमी फिर वापस हमारे पास आएगा ही। कितने लोग हैं जो ओम्बड्समैन और ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर या कंज्यूमर फोरम के पास जाएंगे? अगर छोटा मोटा क्लेम है तो वो अपना नियत मान करके छोड़ देते हैं। ये हकीकत है कि इंडिया में अभी भी पिछले साल लगभग 2.75 करोड़ और 75,000 नंबर ऑफ क्लेम और 75,000 करोड़ का दावा का निपटारा हुआ था। यानी एवरेज क्लेम जो इंडिया में वो 30,000 के आसपास है पर क्लेम, एवरेज में बात कर। जिनका 10-12 हजार का क्लेम होगा वो छोड़ देंगे कि चलो यार मुझे कोर्ट थक हार के कि कौन अब कंपनी से बातें करता रहेगा। और इसमें बहुत जरूरी है कि सरल प्लान नहीं है, प्लान्स के नियम और शर्त समझाए नहीं जाते हैं। हाँ आप खरीद लीजिए, बहुत अच्छा प्लान है, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, ये नहीं बताया जाता आपको क्या नहीं मिलेगा। लिमिटेशंस को नजरअंदाज कर दिया जाता है क्लेम के वक्त। मैं घटना बताऊं, मेरे कलीग प्रोफेसर जो मेरे साथ काम करते थे, वो कोरोना समय में एक पॉलिसी आई थी जो 25,000 की थी। अगर आपको कोरोना हो गया तो आपको 25,000 मिल जाएगा। उन्होंने क्लेम लॉन्च किया, मतलब 5 मिनट के अंदर जैसे ऑटो रिप्लाई नहीं आता है उस तरह से उस क्लेम का रिजेक्शन आ गया। अब वो तो खुद ही प्रोफेसर थे, इंश्योरेंस के मेरे कलीग थे, उन्होंने अगले दिन एक स्ट्रॉन्ग मेल भेजा ये बोलते हुए कि मुझे सारे ग्रीवांस हैंडलिंग के जो चैनल है सबका मेरे पास मेल आईडी है, काइंडली हैव ए रीलुक। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसी तरह से ऑटो रिप्लाई की तरह से उनके क्लेम का एक्सेप्टेंस का मेल आ गया। ठीक है, पैसा मिलने में तो 10 दिन लगता है क्योंकि आपका बैंक का डिटेल। तो दिस इज ए रियलिटी। ये कहानी बहुत कुछ बयान कर रही है कि बीमा क्लेम देने में क्या चल रहा है। तो अब ये बताइए प्रोफेसर पांडे, मैं जरूर बताता हूं, मैं इस तरह के इंसिडेंट शायद 10% होंगे, 90% बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन के। बिल्कुल। सो आप इंश्योरेंस को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं आप इंश्योरेंस को,
तो क्या किया जाए कि बीमा कंपनियां इस तरह की मनमानी नहीं करें? उस पर अंकुश लगाने के लिए आपको क्या लगता है कि अभी क्या करना चाहिए? देखिए, बीमा कंपनी, मैं फिर वही आऊंगा, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि मैं गल्फ में 5 साल था तो वहां मैंने हेल्थ पोर्टफोलियो हैंडल किया है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि सबसे बड़ा जो जरूरत है वो है हॉस्पिटल इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और उसके लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है कि 3-4 साल के बाद जो भी ग्राउंड में काम हो रहा है डिजिटल बेस पे आयुष्मान मिशन के अंतर्गत, सारे हॉस्पिटल को ग्रेडिंग करने की भी बातचीत चल रही है। तो 2-4 साल बाद हेल्थ एक्सचेंज वाली भी बात आ रही है, ताकि वो मतलब मालूम हो कि क्रॉस इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में भी आपस में वार्तालाप हो पाए। इस तरह की व्यवस्था लाइफ इंश्योरेंस में हुई है, उसके बहुत सारे फायदे आने लगे हैं। होता क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनियां तो केवल मतलब पेमेंट देने वाली मैकेनिज्म है, टू बी ऑनेस्ट। सारा कंट्रोल तो हॉस्पिटल के पास आ जाता है एज फार एज कॉस्टिंग इज कंसर्न। तो वहां दबाव बनाने वाली जो बात है वो शायद कारगर सिद्ध होगी, मैं होपफुल हूं, क्योंकि विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस चलेगी नहीं। और यहाँ सरकार ने बहुत काम किया। आप देखिए कि आज के डेट में नहीं, इंडिया में आई लगभग अग्री विथ यू कि हॉस्पिटल्स और उनकी जो कॉस्टिंग है उसकी रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन मैं इस बातचीत को क्लोज करने के पहले आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि भाई इसमें बीमा कंपनियों की भी तो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। वो इसका ही फायदा उठाते हैं कि लोगों से कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं होता है और लोग भी नियम शर्तों को पढ़ नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा होता है। और बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी कि वो लोगों को समझाए, वो बिना समझाए पॉलिसी बेचने पे ज्यादा जोर रहता है। एजेंट को कमीशन चाहिए, कंपनी को ग्राहक चाहिए, लेकिन जब क्लेम देने का वक्त आता है तो पैर पीछे चले जाते हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और अभी आईआरडीए ने जो स्टेप लिया है कि हर टर्म्स कंडीशन को बिल्कुल सरल भाषा में लिखा जाए, वो एक स्टेप है। कस्टमर अवेयरनेस की भी बात काफी हो रही है। आप जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर जो भी ये हम लोग का बातचीत सुनेगा वो तो ये समझेगा ना कि भाई बीमा लेने के पहले सब टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लो। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है और चीजें इंप्रूव कर रही हैं, मतलब समय के साथ अच्छी हो रही है। लेकिन माइल्स टू गो वाली जो बात होती है, बहुत कुछ करना बाकी है, इस बात से मैं इनकार नहीं। एब्सोल्युटली, बहुत कुछ करना बाकी है। इरडा को हमने बहुत एक्टिव देखा है पिछले 1 साल में, बहुत सारे असले फैसले लिए हैं, इनोवेशन यानी प्रोडक्ट नए ला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इन सब के साथ कंपनियों से भी बातचीत बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस रेगुलेटर की, कि लोगों के क्लेम लेने में इतनी दिक्कत क्यों आती है जब हम बात हेल्थ इंश्योरेंस की करते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रोफेसर पांडे, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया। और इसी के साथ आज के शो को ख़त्म करने का भी वक्त हो गया है। लेकिन आज के शो का हम यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो उससे जुड़े नियम और शर्तों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बीमा कंपनी 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे। अभी प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे आपके क्लेम को खारिज करने में, और आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा अपने क्लेम के लिए। इसीलिए फीचर्स और फायदे जब आपको कोई गिनाता है ना, तो उसके साथ साथ उस पॉलिसी से जुड़े लिमिटेशंस को भी समझिए। और समझने में अगर आपको मदद चाहिए तो मनी 9 देखते रहिए। सुपर ऐप पर हमारे चैन की सांस जैसे शो आपको बीमा की बारीकी समझाते रहते हैं। और जुड़े रहिए मनी 9 के साथ इसी तरह। आज मैं आपसे यही इजाजत लेती हूँ, अगले महीने फिर लेकर आएंगे हम इंश्योरेंस सेंट्रल। नमस्कार।